नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नराव। अभी तक की मुख्य हेडलाइन पर प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में दिक्कत, आनंद थाने में पहुंचे तेजस्वी। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने व्यक्त की शोक संवेदना। सीएम ने रामदास को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। गुस्से में चिराग ने किया दावा कि दुर्घटना से कोई नहीं बचा सकता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण का दूसरा दिन बिहार के 12 इलाकों का ले रहे जाएंगे। अब खबर विस्तार से। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तेज प्रताप को काफी बुखार है। उन्होंने सांस लेने में दिक्कत की भी समस्या बताई। बड़े भाई की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई का हालचाल लेने उनके आवास पर पहुंच गए। करीबी सूत्रों की माने तो तेज प्रताप को काफी तेज बुखार है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही। फिलहाल उनके आवास पर ही डॉक्टर तेज प्रताप का इलाज कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उनके आवास के बाहर एक एम्बुलेंस भी तैनात किया गया है। अभी एक सप्ताह पहले पिछले बुधवार को लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी ने पटना के वेदांता अस्पताल में स्पुतनिक वी का टिकट भी लिया था। सांस लेने में तकलीफ नहीं? सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, खांसी नहीं है, कुछ नहीं, खाली माइल्ड बॉडी एक है। बस स्थिति सामान्य है कुल मिलाकर? हाँ सामान्य। बाहर चलो ना, बाहर। ठीक। अभी कैसी तबीयत है सर? ठीक है, वैक्सीन का है, फीवर है सर। हाँ। वैक्सीन के वजह क्या मतलब अभी आप देखने आए थे, तेजस्वी जी में थे, तो मतलब स्थिति कैसी है तेज प्रताप की? से। तेज प्रताप ठीक। ठीक है। मतलब हुआ क्या था उनको? वो बॉडी एक, बदन में दर्द। अच्छा, और क्यों हुआ था इस हाँ? वजह क्या थी इसकी? वो इंजेक्शन दिया ना वैक्सीन वाला। हाँ। तो अभी स्थिति ठीक है? हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। दवा ववा दी है? हाँ ठीक। पैरासीटामोल। आपका सर परिचय क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर SK सिन्हा। क्या हुआ है सर? थोड़ा बदन में दर्द है। भाई क्या हुआ है तेज प्रताप जी कुछ को? नहीं, बदन में दर्द है, थोड़ा फीवर ऐसा है, फीवरिश है, और वैक्सीन भी है। वैक्सीन में तो होता ही है, वैक्सीन तो लिए तो 4 दिन पहले। वैक्सीन लिए तो 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन गैस होता है। ये वैक्सीन का इफेक्ट माना जाए? हाँ, वैक्सीन का तो माना जाता है उसमें। अभी टेम्परेचर इनका कितना है? हाँ? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर अभी बहुत माइल्ड था, बदन में दर्द खाती जी। सांस लेने में कोई तकलीफ वगैरह भी है? सांस नहीं, सांस लेने में तकलीफ सांस नहीं? लेने में कोई तकलीफ नहीं है, खांसी नहीं है, कुछ नहीं, खाली माइल्ड बॉडी एक है। बस स्थिति सामान्य है कुल मिलाकर? हाँ सामान्य। क्या नाम हुआ अपना डॉक्टर? डॉक्टर SK सिन्हा जी ठीक। ये डॉक्टर SK सिन्हा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे काल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। शाम को राष्ट्रपति भवन में नए मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, जिसके लिए औपचारिक रूप से न्योता भी भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी RCP सिंह को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया है। राज्यसभा सदस्य RCP सिंह सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। RCP सिंह की गिनती जदयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पर होती है। वह पार्टी के नीति निर्धारक भी रहे हैं। नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में RCP सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के निवासी है। RCP सिंह वर्ष 1998 से नीतीश कुमार के साथ है। लंबे समय तक वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में भी काम करते रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के यूपी कैडर के अधिकारी रहे। RCP सिंह वर्ष 1996 में केंद्रीय मंत्री बने। बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव भी रह चुके हैं। उसी वक्त नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी बने। वर्ष 1998 में जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने, तब उन्होंने RCP सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया, जिसके बाद लगातार वह नीतीश कुमार के साथ रहे। RCP सिंह का जन्म बिहार के नालंदा जिले के मुस्तफापुर में 6 जुलाई 1958 को हुआ था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से BA इतिहास में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। 1984 में उन्होंने UPSC की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिपि सिंह 2016 बैच के IPS अधिकारी भी है। भारतीय सिनेमा जगत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य समस्या का सामना भी कर रहे थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने सुबह 7:30 बजे आखिरी सांस ली। दिग्गज एक्टर के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने अपने शोक संवेदना में लिखा है कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दिलीप कुमार जी का निधन का समाचार मिला है, जो अत्यंत दुखद है। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके निधन से सिनेमा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जम्मू एयरवेज पर 2 ड्रोन के जरिए ब्लास्ट किए जाने की घटना के बाद से पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पटना एयरपोर्ट पर हर आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही।
सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा इन गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनकी गहनता से जांच भी की जा रही है। हाल के दिनों में पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है। एयरपोर्ट पर आने वाले वाहनों को सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा रोका जा रहा है, जिसके बाद हर वाहन की जांच बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम कर रही है। जम्मू एयरवेज पर टेक्निकल सेल में हुए धमाके के बाद पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एरियर सर्वे का दूसरा दिन है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले, जहां दोनों ने बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। पहले चरण में मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री ने बेतिया और मोतिहारी का एरियल सर्वे किया था। आपको बता दें कि बिहार के उत्तरी हिस्सों में आने वाले इलाके बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। निचले इलाके तो पूरी तरीके से जलमग्न भी हो चुके हैं और ग्रामीण लगातार ऊंचे स्थान की ओर पलायन भी कर रहे हैं। दूसरे चरण में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया जा रहा है। एरियल सर्वे के दौरान तटबंध सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने जायजा लिया। बिहार में अपनी आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग पासवान का नीतीश कुमार के प्रति तलखी कम होती नजर नहीं है। बिहार में अपनी आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग पासवान का नीतीश कुमार के प्रति तलखी कम होती नजर नहीं आ रही है। इस बार चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि जदयू में टूट होना तय है। इसे खुद सीएम नीतीश कुमार भी नहीं रोक सकते हैं। चिराग का यह दावा मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर के है। चिराग का कहना है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जदयू में टूट शुरू हो जाएगी। चिराग ने इसका कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के विस्तार के साथ ही जदयू में बिखराव होना तय है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस जी भी मंत्री बनने जा रहे हैं और अभी तक वो लोजपा के ही कोटे से बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और पार्टी के सदस्यता ग्रहण नहीं किए। क्या कहना है? देखिए, ये अगर लोजपा के कोटे से बनेंगे तो यकीनन मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा इस बात को लेकर। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना कि उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने इन तमाम 5 सांसदों को हम लोगों ने निष्कासित कर दिया। अब ऐसे में अगर वो मेरी पार्टी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, भाई अगर आपको जदयू के कोटे से बनना है आप जाइए, जदयू आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भाजपा के कोटे से बनना है भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, पर अगर आप मेरी पार्टी का नाम लेंगे, देखिए पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र ये प्रधानमंत्री का है कि आप किसको आप मंत्री बनाते हैं नहीं बनाते हैं। बट अगर मेरी पार्टी के नाम का इस्तेमाल होगा कि भाई लोजपा के कोटे से, लोजपा का कोटे का मतलब आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जगह खाली हुई उस जगह पर कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो नहीं जा सकता जिन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को अपने पांव तले रौंदने का काम किया है। आज वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने हमारे नेता की जयंती पर उनको याद करना तो बहुत दूर की बात है, उनको श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया। पारस चाचा को ये बात सोचनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए कि भैया आप नीतीश कुमार जी के साथ आप जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे नेता को उनके मरने के बाद तक उनको उचित सम्मान देना ज़रूरी नहीं समझा, उनकी श्रद्धांजलि, उनकी जयंती के दिन उनको श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझा, और ये रामविलास पासवान जी के बातों की बात करते हुए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के पास, और ये उनके साथ मिलकर मंत्री बनने का। तो भाई स्पष्ट हो गया ना कि आपने परिवार को क्यों तोड़ा, आपने पार्टी को क्यों तोड़ा, मंत्री बनने के लिए आपने तोड़ा ना। और आज जो भी व्यक्ति इनको मंत्री बनाएंगे, जो भी लोग इनको मंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि यही लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से मेरा परिवार और पार्टी टूटी। नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं, पासवान जी ये कह रहे हैं लोग। क्या अपने टीआरपी हाई कर रहे हैं। ये सवाल नीतीश जी को बोलिए कि अपने उन पूर्व विधायकों से और पूर्व मंत्रियों से जाकर पूछें कि भैया चिराग पासवान की लोकप्रियता की वजह से जिन लोगों की हार हुई है, उनसे जाके पूछे ना कि चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं, कि या लोकप्रिय हैं कि भी नहीं है। मुझे किसी का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया पारस चाचा को मंत्री बनाने के लिए? क्यों नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, क्यों उनकी पैरवी कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि शुक्र मनाएं कि भाई जदयू का कि ये अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो। मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सबसे पहले देखिएगा जनता दल यूनाइटेड ही टूटेगी। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को सोचना चाहिए कि भैया उनके नेता नीतीश कुमार जी पारस जी को मंत्री बनाने में ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं बनस्पत अपने नेताओं को बनाने में। बड़ी मां से मिलेंगे चिराग पासवान, क्योंकि बहन से मिलने गए थे, क्या बड़ी मां के पास जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाकर आशीर्वाद दूंगा, बिल्कुल आशीर्वाद। भैया एक सवाल चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग भैया एक सवाल ये भी उठता है कि आप हमेशा कहते आए हैं, एक सेकंड, आप हमेशा कहते आज समस्तीपुर का है, वहीं पे रात में भी वहीं पे रुकूंगा और कल फिर बेगूसराय है। एक सवाल उठता है, जब आप कह रहे हैं जो अगर पशुपति पारस को जो मंत्री बनाते हैं वो लोग स्पष्ट कर रहे हैं जो उनको किस पार्टी से बना रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं लगता है आपको जो बीजेपी में सब कुछ मौन होकर के देख रही है तमाम चीजें? आप कहते हैं जो ओरिजिनल वारिस लोजपा के आप हैं,
आपकी पार्टी है, लेकिन भाई बीजेपी जो भी उनको मंत्री बनाएगा, मंत्री बनाने में भूमिका निभाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी पार्टी और परिवार को और रामविलास पासवान जी के विचारों को तोड़ने का काम एक यहीं से सवाल उठता है कि आप बार बार कहते हैं कि हम हनुमान हैं, राम जी के हनुमान हैं, बट राम खुद अभी मौन है, और अगर यहाँ पर पशुपति पारस मंत्री बन जाते हैं तो इसका मतलब ये कि राम भी चाहते हैं कि हनुमान। देखिए, जब ये होगा उस वक्त इस पर टिप्पणी की जाएगी। अभी तो मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं कुछ। तो अभी भी आप हनुमान हैं? हनुमान है, अभी भी हनुमान है आप? 6 बजे तक का इंतजार है। चिराग भैया, क्या अभी भी आप हनुमान हैं? कैसे देश के कई राज्यों में कांग्रेस में मची उठापटक से बिहार भी छूता नहीं है। पिछले कई दिनों से बिहार कांग्रेस में टूट की खबरें सामने आ रही है। इन सबके बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के तमाम सांसद, विधायक और पार्टी के दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बताया गया है कि उन्होंने लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बिहार में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान बैठक में शामिल रहे पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। बताया कि बैठक का उद्देश्य कांग्रेस को किस प्रकार बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा होनी थी। बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े व्यवसायी परिवार का शादी समारोह अचानक हंगामे में बदल गया है। आरोप लग रहा है कि पति ने अपनी पहली पत्नी को धोखे से तलाक दे दिया और 8 साल की बेटी को भी छोड़ पढ़ाई औरत से शादी रचाने लगा। दूसरी शादी के लिए सजे मंडप में पहली पत्नी नम्रता सिंह पहुंच गई और अपने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके पर ही पत्नी नम्रता ने सरेआम जब पति को लताड़ा तो शख्स मंडप में दुबक गया और पत्नी सारे अतिथि के सामने पति और उसके परिवार को खड़ी खोटी सुनाई। यह कहानी पटना के एक रसूखदार परिवार की है। पटना के ज्ञान गंगा पब्लिकेशन के मालिक सिद्धार्थ पर आरोप लगा है कि उसने धोखे से पत्नी को एक्सपर्ट जजमेंट कराकर तलाक दिया और दूसरी शादी रचा रहा था। क्या बड़ा क्या समस्या हो गई? ये लड़का मुझे फ्रॉड से शादी कर रहा है, मुझे तलाक नहीं दिया है इसने और बिना तलाक के दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। ये क्या नाम है? इस लड़के का नाम सिद्धार्थ सिंह है, मेरा नाम नम्रता सिंह है। तो इससे पहले आपको कोई बात हुई इनसे, सिद्धार्थ जी से? इसने मुझे धोखे से 2018 में ही डिवोर्स ले लिया था और मुझे कोई खबर नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं बताया। और पिछले साल तक ये लोग धोखा फ्रॉड करके मुझे अपने घर पे बुला रहे थे रखने के लिए कि आप आ जाओ। ये भी एक फ्रॉड था। और मुझे मेरी एक बेटी भी 8 साल की जिन्होंने इन्होंने अपने पैसे और पावर के दम पे छोड़ दिया है और अपने पैसे और पावर का दम ये लोग दिखाए जा रहे हैं। और इस तरह से तो फिर हर लोग अन्याय करेगा ना, कोई भी शादी करके और ऐसे छोड़ता जाएगा बेटी को, कोई मतलब नहीं है। बीवी को 10 साल 12 साल के बाद और अभी ये सुलूक कर रहे हैं ये लोग ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम नम्रता सिंह है। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के गोरधोबा गांव में छेड़खानी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक गोरधोबा गांव निवासी किशोर यादव का 42 साल का पुत्र अनुज यादव उर्फ कैलू है। हत्या का आरोप चचेरे भाई के बेटे युगल यादव का पुत्र प्रमोद कुमार पे लगा है। मृतक की पत्नी ने बताया कि सुबह जब वह घर में अकेली थी तो घर में घुसकर प्रमोद यादव ने उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। पति जब घर पर लौट कर आया तो बबीता देवी ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद माहौल तनाव में बदल गया। हाँ बताओ बेटा, क्या हुआ था? बताओ क्या हुआ था? वही सब काम किया सर। आया मेरा मर्दाना तो बोले कि ये जैसे ऐसे हमारा साथ की से आज छड़वाली अति से कोठा पर से तो ये पी के आया तो मेरा जवान बेटी फिर है तो उसको कोई बिहान करेगा। बोले गया रोड पर ऐसे ऐसे कहा फिर हमारे घर में जाके तो सब तो बातें से बोल रहा था सर। बातें से हमने के इससे इस्तेमाल करे के मान नहीं था। और वो है जो तुरंत जब तक गुहार नहीं बोलाया, जब तक घर में घुसल था ऐसे बोलते रहा था। जब गुहार आ गया तो बाहर निकाल के तड़तड़ा दम छोड़े लगा गोली। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। रोहतास जिला में इस बार समय पर मानसून आ जाने के कारण किसानों ने धान की रोपनी जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी है। रोहतास जिला के 1,94,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य है। इसके लिए किसानों ने लगभग 19,000 हेक्टेयर भूमि में धान का बिचड़ा तैयार किया है। खासकर जिले के करगहर, शिवसागर, कोचस, चेनारी इलाके में किसान धान की रोपनी में लग गए हैं। रोहतास जिला के अंतर्गत 1,94,000 में धान की खेती होती है, जिसमें 19,400 में धान का बिचड़ा किसानों के द्वारा गिराया गया है। 19,400 हेक्टेयर
और 1,94,000 हेक्टेयर यहाँ का रकबा है जिसमें किसान धान की खेती करते हैं। बिचड़ा उन्हीं स्थानों पे गिराया जाता है जहाँ किसानों का एश्योर्ड इरिगेशन है, जहाँ उसके पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है, और ऊंचे स्थानों पर गिराया जाता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गिराने से क्या होता है कि उनका बिचड़ा कभी अगर पानी थोड़ा अधिक गिर गया तो नष्ट नहीं होता है। अभी जून माह में थोड़ी सी बारिश हुई थी तो बहुत सारे किसान कह रहे थे कि हमारा बिचड़ा जो है वो गल गया। हमने उनसे यही पूछा कि आप अपने पूर्वजों से या आप अपने बुजुर्गों से या आप अपने बाप दादाओं से पूछ करके बिचड़ा गिराए थे? तो उसमें से जितने लोगों का बिचड़ा डूबा था उन सभी ने यही कहा कि नहीं, हम उनसे नहीं पूछे थे और बंटवारे में दूसरे जगह गिराए थे। जबकि बिचड़ा गिराने का नियम यही है कि हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग या हमारे पिता या हमारे दादा, बिचड़ा एक एश्योर्ड इरिगेशन जहाँ सिंचाई का साधन उपलब्ध है और ऊंचा स्थान हो वहीं पर गिराया जाता है। क्योंकि बिचड़ा लगातार हम लोग रोपनी करते रहते हैं, उसमें से बिचड़ा निकालते रहते हैं। इस तरीके से जहाँ तक वैरायटी की बात है तो MT 7029 है, सवर्णा सब1 है, राजेंद्र श्वेता है, सबौश्री है, और भी बहुत सारी जो लोकल वैरायटियाँ हैं वो किसान भाइयों के द्वारा लगाया जाता है। हम लोग यहाँ बीज वितरण में कुल 2000 क्विंटल का बीज आया हुआ था, जबकि किसानों को 1,94,000 में अगर 20 किलोग्राम से हिसाब से देखा जाए तो 38,800 क्विंटल के बीज की आवश्यकता होती है। इसमें से 50% बीज जो है किसान अपना स्थानीय जो पूर्व का उपलब्ध रहता है उसको लगाते हैं, और 25 से 30% बीज वो स्थानीय बाज़ार से लेते हैं। शेष जो नई वैरायटियां हैं जो हम लोग अपने स्तर से उपलब्ध कराते हैं 2000 क्विंटल के आसपास, वो बीज जो है किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इस तरीके से हमारे किसान बिचड़ा तो गिरा ही चुके हैं, अभी रोपनी भी प्रारंभ हो चुकी है, और हमको लगता है ये पूरे माह जम करके रोपनी होगी। और हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं अपने किसान भाइयों की, वो अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करें। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बख्तियारपुर रेल थाने की पुलिस ने मौली रेलवे हॉल्ट के निकट डाउन रेलवे लाइन से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है, जिसके बाद शव के निशाक में जुटी रेल पुलिस ने शव की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के बैकटपुर गांव निवासी 50 साल के भिखारी राय के रूप में की है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पटना के बाकड़गंज आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोलते दिखे। उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक ही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मोहन भागवत जी ने जो बयान एक जारी किया है, गाजियाबाद के एक अपने सभा में उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि हिंदू मुसलमान एक ही दोनों का डीएनए है, और जो मॉब लिंचिंग करता है और जो मुसलमानों के विषय में अब शब्द भाषा का प्रयोग करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस बयान पे मोहन भागवत जी का। लेकिन यदि ये बयान राजनीतिक से प्रेरित नहीं है तो मैं धन्यवाद करता हूं, और यदि 5 राज्यों का चुनाव जीतने के लिए मोहन भागवत जी का ये बयान है तो मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे बयान का। क्योंकि उससे भी बड़ी शर्मनाक बात क्या है कि हमारे समाज को कलंकित करने के लिए हमारे ही समाज के कुछ शैतानी विचारधारा के लोग, आतंकी विचारधारा के लोग भगवा वस्त्र को पहन के और हमारे सनातनी धर्म को बदनाम करने के लिए नरसिंहारन सरस्वती जैसे व्यक्ति ऐसे भी अभी वर्तमान में एक पैदा हो गया है जो आरएसएस से ही ताल्लुक रखता है और गाजियाबाद का ये रहने वाला है। ऐसी जहर उगलता है कि यदि ऐसे व्यक्तियों का बस चले तो देश के अंदर चौराहे पे हर जगह गांव के अंदर कत्ले आम करा दे। यदि ऐसे व्यक्तियों से हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यदि मैं कहता हूं ऐसे व्यक्तियों को उठा के जेल के अंदर आजीवन का कारावास नहीं दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति भारत देश के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लिए खतरनाक है। और उससे भी बड़ी बात है कि मोहन भागवत जी आरएसएस
के आप प्रमुख हैं और आप ही की आरएसएस की शाखा से नरेंद्र मोदी निकल के आए हैं कि आपकी जमीन खिसक गई है। आपके आरएसएस संगठन का एक एक चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ गया है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो महंगाई से पूरे हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने के लिए और जो 5 राज्यों का चुनाव है उसको जीतने के लिए ये बयान आपका है। यदि ऐसा है तो भारतीय मित्र पार्टी आपके इस बयान का घोर निंदा करते हैं और यदि वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं तो आरएसएस के जो ये आग लगाऊ वाले आपके चेले चपाटे हैं, उन चेले चपाटों को बोलो कि ये हमारे आरएसएस का संगठन का ये व्यक्ति नहीं है हमारे संगठन का नरेंद्र मोदी, नहीं है हमारे संगठन का योगी आदित्यनाथ, नहीं है हमारे संगठन का गिरिराज सिंह, नहीं है हमारे संगठन का हरिभूषण ठाकुर। इन व्यक्तियों को आप अपनी शाखा से बाहर करो। लाला की खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। नमस्कार।